वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। आज का वीडियो है हमारा इनकम मेथड से रिलेटेड, यानी कि नेशनल इनकम के सेकंड मेथड से रिलेटेड। इससे पहले हम ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे एक वीडियो में, यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और सेकेंड वीडियो में हमने उसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से किए थे। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। अब बात करते हैं इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड को समझने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। सो आज का वीडियो भी कुछ इस तरह से ही हमने बाइफरकेट किया है, यानी कि इनकम मेथड को हम समझेंगे, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले। ठीक है, तो इनकम मेथड को समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ये जितने भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं हमारी कंट्री के, वो जो भी प्रोडक्टिव सर्विस में कंट्रीब्यूट करके जो भी इनकम अर्न करते हैं, उन सारी इनकम को जब हम एडअप करते हैं तो हम कहीं ना कहीं नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पर इसके दो नाम भी हैं। अब दो नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। और देखिए, नाम आपको पता होने ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपका डिफरेंट नेम के थ्रू भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस वजह से कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो आप, आई होप आप नोट्स बना ही रहे हैं, तो ये नाम भी अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, अब देखिए, नेशनल इनकम जो होती है वो किस टर्म में हम एस्टिमेट करते हैं? हम फैक्टर पेमेंट जो भी हम करते हैं ना, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, हम उसके फॉर्म में नेशनल इनकम निकालते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके बदले में कुछ फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम ऑलरेडी डिसाइडेड है। हमने बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस किया है कि लैंड के बदले में रेंट मिलती है, लेबर, अगर लेबर कोई कहीं पे वर्क करता है तो उसको वेजेस मिलता है ना, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से जब हम इनको एडअप कर लेते हैं, इसी को एडअप करने के थ्रू ही हम एस्टिमेट लगा पाते हैं नेशनल इनकम का। ठीक है, और जनरली नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा फैक्टर इनकम का पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं कि अच्छा, फैक्टर इनकम क्या क्या जनरेट हुई या कैसे जनरेट हुई। तो जनरली हम इनकम के फॉर्म में नज़रिया बना के रखते हैं कि भाई हमें यहाँ से इनकम अर्न हुई थी, तो हमने वो सारी इनकम ऐड कर ली और हमारे पास इनकम मेथड के थ्रू आंसर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इनकम बोल रहे हो तो आप एक अपने आप को ऐसे सोच के चलोगे कि भाई हाँ, यहाँ से इनकम आ सकती है, यहाँ से इनकम आ सकती है, तो आपके लिए समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, नाउ अब देखिए, नेक्स्ट है आपका कि फैक्टर इनकम क्या होता है बेसिकली। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब है इनकम अर्न बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज और हर फैक्टर सर्विसेज। मतलब किसी पर्सन ने अगर कुछ फैक्टर सर्विस कहीं पे प्रोवाइड की, मतलब कुछ सर्विस प्रोवाइड करके जो भी आपने इनकम अर्न की है ना, प्रोडक्टिव सर्विस आपने कहीं पे कंट्रीब्यूट किया, तो वो इनकम जो भी होती है उसको हम फैक्टर इनकम बोल सकते हैं। कहने का मतलब है ये वो इनकम होती है जो कि आप कमाते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, और इसी को अगर मैं अदर वे में बोलूँ तो वो ये भी बोल सकती हूँ कि सिर्फ अर्नड इनकम ही नेशनल इनकम में काउंट होती है, अनअर्नड इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। यानी कि ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र रिसीप्ट या पेमेंट नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है वो तो अलग चीज़ है। अब बात है कि फैक्टर इनकम में भी कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं या टाइप्स क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। कहने का बस इतना मतलब है कि हमारे इंडिया में जो भी डोमेस्टिकली या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं और उस टेरिटरी में रहते हुए जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो जब हम उन सारी इनकम को ऐड ऑन कर लेते हैं तो हम नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचेंगे उसकी हेल्प से वो समझेंगे। अब पॉइंट ये आ रहा है कि डोमेस्टिक इनकम किस किस फॉर्म में आ सकती है, या लोग जो हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर किस किस तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरीका होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस एंड तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम। ये अलग अलग वे हैं कि लोगों की इनकम किस किस फॉर्म में आ सकती है। तो पहले समझते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉयर जो भी अपने एम्प्लॉय को पैसा देता है या एक रिवॉर्ड या रिटर्न देता है, किस लिए? क्योंकि उस एम्प्लॉय ने उसके यहाँ आकर, उसके यहाँ ज्वाइनिंग करके प्रोडक्टिव सर्विस में कंट्रीब्यूट किया, तो जो भी उसको अर्निंग देता है उसको हम सैलरी या वेजेस के फॉर्म में बोल सकते हैं, कॉम्पनसेशन बोल सकते हैं। तो ये देखो,
तीन तरीके से हो सकता है। एक तो पहला तरीका है कि आप किसी को वेजेस या सैलरी दे देते हो इन कैश, है ना, तो एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट्स में जब आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो हो गया आपका वेजेस एंड सैलरीज कॉम्पनसेशन का एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इन काइंड किसी को पेमेंट कर रहे हो, मतलब कैश इन काइंड भी बोल सकते हैं इसको, या पेमेंट इन काइंड भी बोल सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के फॉर्म में अगर आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, किसी को रिटर्न दे रहे हो, यानी कि सपोज करिए कि आप सैलरी तो नहीं दे रहे हो बट आप कह रहे हो कि चल हम तुम्हें अकोमोडेशन दे देंगे, रहने के लिए एक जगह दे देंगे, खाने आपका फूड का 3 टाइम का फैसिलिटी दे देंगे, तो ये भी तो एक तरह से आपने सामने वाले को पेमेंट किया इन काइंड। इसको हम इन काइंड बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के बेसिस पे जो भी पेमेंट किया जाता है उसको, ठीक है। और थर्ड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ तो आप समझ जाएंगे। यानी कि जो भी एम्प्लॉय को पेंशन, ग्रेच्युटी, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड, तो ये सारी चीज़ें आपकी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वाला जो पॉइंट है अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फॉर्म के नाम से भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है, मतलब ये डिफरेंट है ना। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ है और एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ है, आपको सिर्फ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वाला लेना होता है, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन के 3 पार्ट्स हो गए, मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में सीधा सीधा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दिया हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ब्रेक करके दिया हो सकता है, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, इस तरह से अलग अलग नाम से दिया हो सकता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मुझे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है, तो आप तीनों को ऐड कर लेना, अलग अलग दिया हो तो आपके पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो ठीक है, लेकिन अब दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस वो इनकम होती है जो इनकम या तो हम प्रॉपर्टी के थ्रू अर्न करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, ठीक है। एक बार इसके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर हम बोले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किस किस फॉर्म में आ सकती है? या तो रेंट या रॉयल्टी या इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। इसको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और ऐसी इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप किस फॉर्म में आ सकती है? प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ तो अभी हमने मेजर पार्ट पढ़े हैं, बट समझते हैं कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए, नेक्स्ट आपका है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट में क्या चीज़ है। तो रेंट की बात करते हैं। अगर सपोज करो किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है, तो उसको मंथली बेसिस पे इनकम अर्न होती है, तो एक तरह से एक हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ऐसे ही किसी ने सपोज़ करो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस जो है हम हर जगह यूज़ करते हैं, बट क्या MS ऑफिस का अगर आप ध्यान देंगे तो MS ऑफिस जो है हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बेसिकली आपको कोई चीज़ यूज़ करने को दी जा रही है, सेल आउट नहीं की जा रही, आप उसके ओनर वही पर्सन रहेगा, लेकिन वो पर्सन ने क्या किया, उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको दे दिया। तो जब ऐसा कोई इनकम, इस तरह से कोई इनकम अर्न करता है तो उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है यानी कि रॉयल्टी, यानी कि वो इनकम जो आपके पास राइट है, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, और आप उसके बदले में इनकम अर्न कर रहे हो। और तीसरा है आपका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहने को तो हम लोन बहुत लोगों को दे देते हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि सपोज़ करो मैंने किसी को लोन दिया, तो वो जो लोन है, वो जो पैसा है, वो प्रोडक्टिव सर्विस में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड ने आपसे लोन लिया और उसने उस लोन के थ्रू कुछ कार वार परचेज़ कर ली और वो अपना डेली मतलब अपना काम चला रहा है, अपना फैमिली के पर्पज़ से उसने कार ली थी, तो आपको डेफिनेटली वो इंटरेस्ट देगा हर मंथ, लेकिन वो आपकी इनकम ज़रूर हो रही है, लेकिन इनकम फ्रॉम इसमें प्रॉपर्टी में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ वही इंटरेस्ट वाली इनकम को लोगे जो कि प्रोडक्टिव सर्विस में अगर किसी ने पैसा लगाया है और उसके बदले में आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, है ना, तो हम इसको मान लेंगे कि ठीक है, ये हमारी इंटरेस्ट जो है ये एक तरह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब देखिए, ये हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपका आ गया इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है
कि जो भी आपने एंटरप्राइज आपने जैसे स्टार्ट किया या रन कर रहे हो, और उस एंटरप्राइज को रन करने के बदले में आप जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं, या वही इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। अब प्रॉफिट में भी देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट भी कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में सीधा सीधा प्रॉफिट के नाम से ना आए, अलग अलग टुकड़ों में आ जाए। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में, आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट या टुकड़ों में कैसे किया जा सकता है। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स, एक हो गया आपका डिविडेंड। भाई आप अपने प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, तो एक प्रॉफिट का एक पार्ट हो गया डिविडेंड। ऐसे ही प्रॉफिट में से ही तो आप कॉर्पोरेट टैक्स दोगे, तो एक पार्ट हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा पार्ट हो गया रिटेन्ड अर्निंग। अगर आपने प्रॉफिट में से जैसे कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, अब आपके पास कुछ पैसा बचता है, उसको हम बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अब ये जो तीनों पार्ट हैं ये एक तरह से प्रॉफिट के पार्ट है, मतलब क्वेश्चन में आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग टुकड़ों में दिया जा सकता है। तो आपको तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि भाई मुझे तो प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही आपका थर्ड है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम बेसिकली मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मिक्स्ड इनकम वो इनकम है जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग सैलरी के थ्रू कमा लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस के थ्रू अर्न कर लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे अपने कुछ ना कुछ फैक्टर्स वगैरह लगाकर अपना छोटा छोटा काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत इजीली समझेंगे, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ भी लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि फार्मर हो गया, है ना, या फिर लेट्स से कि कोई कॉबलर हो गया, बार्बर हो गया। अब आपने देखा है ना कि कितने हम बार्बर का सेटअप देख लेते हैं रोड पे, वो लोग चेयर शीशा वगैरह लगाकर अपना बार्बर का काम कर लेते हैं, ठीक है। और या फिर शॉपकीपर हो गया, या फिर कोई डॉक्टर है उसने अपने घर में ही क्लिनिक ओपन कर लिया। तो इस तरह की ये जो इनकम होती है इसको हम मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि इनकम मेथड में तीन तरीके से जो फैक्टर इनकम है तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्पेशली डोमेस्टिक इनकम की हमने बात की थी। डोमेस्टिक इनकम यानी कि हमने बात की थी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम कैसे कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं। तो एक हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा हो गया मिक्स्ड इनकम। जब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है डोमेस्टिक इनकम। अब आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है तो आप इजीली नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हो या नहीं। तो बस जैसे वैल्यू एडेड मेथड में याद है, हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जीडीपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड पे तो पहुंच जाते थे, फिर हमें एडजस्टमेंट करना होता था नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए। सिमिलरली इनकम मेथड के थ्रू आप पहुंच जाओगे डोमेस्टिक इनकम पे, और आपको एडजस्टमेंट करके आप नेशनल इनकम में तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और वो एडजस्टमेंट क्या करना होगा, आपको पॉज करिए वीडियो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एडजस्टमेंट के लिए क्या करोगे, राइट। तो बेसिकली हमें एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें NFIA को ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो हमें बस NFIA ऐड करना होगा, और हम सीधे सीधे NDP एट FC से NNP एट FC तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो इनकम मेथड आपका ये था, बिल्कुल सिंपल, राइट। इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमने इसलिए समझी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह आपको अलग अलग कट शॉर्ट या टुकड़ों में चीज़ें दी जा सकती है, तो आपको बस वो चीज़ आइडेंटिफाई करके अपना फॉर्मूला में लगानी होती है, राइट। तो ये था आपका इनकम मेथड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। थैंक यू।